अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है सेकंड ईयर का और हमारा टॉपिक है गासेस लॉ। गासेस लॉ में हम फ्लक्स के बारे में बात करते हैं एक क्लोज्ड सरफेस के लिए। अच्छा, फ्लक्स के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल दे दूं कि हमारे पास फ्लक्स क्या होता है और स्पेशली इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स असल में हमारे पास फ्लो होता है, फ्लो। अगर वो फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो तो फिर हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि हमारे पास फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट होता है और हम इस तरह से कि ई डॉट ए, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डिफिनेशन है वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फ्लक्स सिंपली अगर ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया है, इसके सामने मैं इन्हें एक पॉजिटिव चार्ज रखा तो इस पॉजिटिव चार्ज हम पता है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह पास होंगी, ठीक है, इस एरिया को क्रॉस करते हुए। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से पास होंगे हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया held perpendicular in the direction of electric field lines is called electrical flux। तो अभी हम जो बात करेंगे गॉस लॉ में हम उसी फ्लक्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम इसमें एक क्लोज्ड स्फीयर लेते हैं, एक क्लोज सरफेस लेते हैं। ठीक है, जिस तरह के अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज है और ये चार्ज जो है ना एक क्लोज सरफेस के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो गॉस लॉ कहता है कि जब हम चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह, देखिए गौर से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह आएंगे और इस एरिया से पास होकर नीचे आएंगे, जिसको हम कहेंगे फ्लक्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये इस एरिया से पास हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस लॉ कहता है कि हमारे पास अगर एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर हमारे पास चार्ज पार्टिकल हो और अब इससे जो बाहर जो फ्लक्स निकलेगा वो किन चीजों पर डिपेंड करता है या डिपेंड करेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो गॉस लॉ कहता है कि हमारे पास ये जो बाहर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पर। नंबर फर्स्ट इज चार्ज इनसाइड द सरफेस। हमारे पास जितने नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ेंगे उतना जो है ना वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो बढ़ेगा। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस और ये चार्ज, इसके दरमियान हमने कौन सा मीडियम यूज की है, मीडियम पर मीडियम की जो परमिटिविटी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो चीजें हैं जिस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस वो डिपेंड करता है। तो गॉस लॉ के जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम, एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। हमारे पास गॉस लॉ, ये मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिख कर दी है, आप गौर से देखें। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बाहर आ रहा है थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो ये इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी, गॉस लॉ की। यहाँ से दो बातें क्लियर हो रही है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनक्लोज। जितने ज्यादा चार्जेस सरफेस के अंदर होंगे उतना जो है ना वो फ्लक्स ज्यादा बाहर आएगा। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज कि दिस फ्लक्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जितना हम स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक यूज करेंगे तो उस डाइलेक्ट्रिक की फिर परमिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो जितने परमिटिविटी ज्यादा होगी उतना जो है ना हमारे पास फ्लक्स में डिक्रीज आएगा। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं आपको कुछ सिंपल वर्ड्स में एग्जांपल दे दूं कि अगर ये एक चार्ज पार्टिकल इस सरफेस के अंदर है, यहाँ पर ये एक चार्ज पार्टिकल है और ये मैंने इस सरफेस के अंदर रखा है। अब अगर यहाँ पर कोई मीडियम यूज नहीं हुआ तो लेट सपोज इस फ्लक्स जो है ना इस सरफेस से 1 2 3 4 5 लाइंस बाहर निकल आ रहे हैं, मतलब कि फ्लक्स लेट सपोज हमारे पास 5 फ्लक्स है। अगर मैंने कोई मीडियम यूज नहीं किया, अब अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करूंगा जिस तरह की माइका शीट है या कोई और ग्लास है, जिसका कि हम अगर डाइलेक्ट्रिक यूज करेंगे तो फिर ये मैंने फॉर एग्जांपल डाइलेक्ट्रिक मैंने यूज किया, अब इसकी परमिटिविटी
ज्यादा है तो इससे इस लाइंस में डिक्रीज आएंगे। लेट सपोज अब जो है ना 1 ये 2 ये 3 और लेट सपोज अब जो है ना वो 4 लाइंस बाहर निकलेंगे, बाकी जो है ना वो इस डाइलेक्ट्रिक की जो मीडियम है वो अंदर वो ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, वहां पर कुछ फिनोमेना होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यही गॉस लॉ कह रहा है कि अगर हमारे पास आपने इस सरफेस के अंदर कौन सा मीडियम यूज की है उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा, और आपने कितने चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आपने अंदर रखे हैं, ये उन दो चीजों पर जो है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा गॉस लॉ का स्टेटमेंट था, यहाँ पर ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि वाकई ये जो है ना इस तरह है या नहीं है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमने ये क्लोज्ड सरफेस लिया है, तो गॉस लॉ को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम इन पूरे सरफेस को स्मॉल स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे, इक्वल पैचेस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम इंडिविजुअली पहले इस स्मॉल एलिमेंट एरिया के अंदर फ्लक्स को मालूम करेंगे, फिर इस स्मॉल एरिया के अंदर फ्लक्स मालूम करेंगे, और इस तरह हम फ्लक्स मालूम करेंगे। ये जो है ना पूरा जो सरफेस है, पूरा जो स्फीयर है, वो हमने इक्वल एरिया की जो है ना पैचेस में डिवाइड की है। तो हम सारों के सारे जो है ना स्मॉल स्मॉल एरियाज के अंदर फ्लक्स को मालूम करेंगे और फिर सारों को मिलकर हम उनको ऐड करेंगे, तो उससे हमारा टोटल फ्लक्स वो निकल आएगा। ठीक है, अच्छा, तो हम शुरू करते हैं यहां से। लेट्स सपोज ये एरिया 1 है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो फ्लक्स 1 वो है, हम इस तरह लिख सकते हैं कि E डॉट डेल A1, यहाँ पर डॉट है। ठीक है, तो फ्लक्स 1 इज इक्वल टू डॉट को अगर हम रिमूव करें तो E डेल A1 cos थीटा। हमारे पास जब हमारे पास डॉट होता है तो डॉट को हम रिमूव करते हैं तो वहां पर हमारे पास cos थीटा आता है। अच्छा, ये डॉट की एक और भी जबरदस्त इंफॉर्मेशन है कि जहां पर भी आपको डॉट नजर आए तो इस डॉट का मतलब है कि उस साइड पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो है हमारे पास स्केलर, क्योंकि डॉट का मतलब है कि वो हमारे पास स्केलर को शो कर रहा है। डॉट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट शो करते हैं कि वहां पर स्केलर होगा। अब अगर यहाँ पर मैंने क्रॉस यूज किया, लेट सपोज क्रॉस, तो इस क्रॉस का मतलब है कि यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो हमारे पास फिर वेक्टर होगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमारे पास डॉट है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो क्या फ्लक्स है, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। और अब यहाँ पर cos थीटा मैंने लगा लिया है, तो अब ये जो स्मॉल एरिया है यहाँ पर हम वेक्टर एरिया को कंसीडर करेंगे जिसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होगी। तो इस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन आउटसाइड है, अगर ये एक बॉल है तो इसकी डायरेक्शन आउटसाइड है, तो इस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन इस साइड पर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो भी उस तरफ इससे पास हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और हमारे पास ये वेक्टर एरिया, इन दोनों के दरमियान जो है ना ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पर थीटा 0 डिग्री वो बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पर पुट करके फ्लक्स इज इक्वल टू E डेल A1 cos 0, और हमारे पास का 0 1 के बराबर है, तो फ्लक्स 1 इज इक्वल टू E डेल A1, तो ये फ्लक्स 1 से निकल आया। ठीक है, सिमिलरली हम फिर फ्लक्स 2 मालूम करेंगे, तो फ्लक्स 2 इज इक्वल टू E डेल A2, और इस तरह करते जाएंगे तो हम आखिरी को पहुंच जाएंगे। आखिरी मतलब उसको हमने n का नाम दिया है n, तो फ्लक्स n इज इक्वल टू जो आखिरी है E डेल A n। अच्छा, यहाँ पर एक जनरल क्वेश्चन राइज हो रहा है कि सर फ्लक्स के साथ भी 1 लिख रहे हैं, एरिया के साथ भी 1 है, लेकिन E के साथ हमने 1 2 ये नहीं लिखा। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो हर जगह जो है ना वो कांस्टेंट है, वो सेम है, उसमें चेंज नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ताल्लुक है वो है चार्ज से, और चार्ज जो है ना वो सेम है। इस एरिया के लिए भी यही चार्ज है, इस एरिया के लिए भी यही चार्ज है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 1 2 3 नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो सबके लिए क्या है, सेम है, सबके लिए कांस्टेंट है। अच्छा, तो ये जब हमने अब इस तरह कैलकुलेट किया फ्लक्स 1 2 3 और आखिरी एन तक, तो अब हम टोटल फ्लक्स को मालूम करेंगे। नाउ टोटल फ्लक्स, तो हमारे पास जो फ्लक्स टोटल बन जाएगा वो होगा फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 और आखिर में फ्लक्स n। अब वैल्यू पुट कर ले ऊपर से, तो फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू फ्लक्स 1 की जगह E डेल A1 प्लस E डेल A2 और अप टू सो ऑन E डेल AN।
अब यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉमन लेंगे, फ्लक्स T इज इक्वल टू ई को मैंने कॉमन लिया, अंदर रह गया डेल A1 प्लस डेल A2 और आखिर में डेल AN। अब अगर इन सारों को हम ऐड कर ले, तो हम ऐड की जगह समेशन वर्ड वो यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और समेशन। समेश ये कैपिटल, हम इसको W आप इस तरह लिख ले और स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट लिया तो I इज इक्वल टू 1 से हमने स्टार्ट लिया था, और कहां पर होके थे N पर, तो ऊपर लिख लेंगे N और यहां पर लिखेंगे डेल AI। ठीक है, तो ये मैंने सम अप कर दिया। अच्छा, अब आप लोगों को पता है कि जब मैंने इस छोटे छोटे एरिया को जमा किया तो इससे कंप्लीट सरफेस एरिया वो बन गया। तो एक कंप्लीट सरफेस स्फीयर के लिए एरिया किस चीज के बराबर है वो आपको पता होगा। हमारे लिए जो है ना एक कंप्लीट स्फीयर की एरिया है वो है इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 पाई r स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि ये सम ऑफ ऑल द स्मॉल एरिया विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्फीयर। अच्छा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहां से, कूलम्ब लॉ से हमने डिराइव किया था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो हमारे पास बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर है, और हमारे पास जो एरिया ऑफ द स्फीयर है वो बराबर है 4 पाई r स्क्वायर। तो इन दोनों वैल्यू को उठाकर यहाँ पर मैं पुट कर लूंगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा कि फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू, इसकी जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और एरिया की जगह फिर 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हमारे पास 4 पाई के साथ और r स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो लास्ट में जो इक्वेशन बन जाएगा वो होगा फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये रह जाएगा क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये है हमारे पास गॉस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। तो ये से हमने यू प्रूफ कर दिया कि हाँ, गॉस लॉ की जो बात है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। किस चीज पर? द टोटल चार्ज इनसाइड द surface inside the sphere, and the second one is a permittivity of the medium जो हमने लिया है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास गॉस लॉ अब कहां पर इस्तेमाल होगी, कहां पर ये यूज होगी? तो आप ये ध्यान में याद रखिए कि हमारे पास गॉस लॉ जो सिमेट्रिक हो वहां पर इस्तेमाल होगा, एंड द सेकंड वन इज कि क्लोज्ड सरफेस में। ठीक है,